प्रॉपर वर्क द। अच्छा, इसमें एक बंदे ने और ने कहा था कि क्वेश्चनियर आपका बहुत लेंथी है, आप ही कहा था ना क्वेश्चनियर छोटा होना चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ क्वेश्चनियर शुड बी प्रॉपर वन। प्रॉपर उसने वर्ड इसलिए यूज किया है कि शॉर्ट भी हो और इजी भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, क्लियर भी हो, समझ आ रहा है कि नहीं, और आपकी जो मेन मकसद है, जो आपका एम है स्टडी का ऑब्जेक्टिव, वो भी फुलफिल करता हो। ठीक है, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। प्रॉपर का मतलब ये द लैंग्वेज यूज शुड बी इजी एंड सिंपल। सिंपल है कि मतलब जिस तरह क्वेश्चन का सर मैंने आपको बता दिया, उसमें सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब हर एक बंदा अंडरस्टैंड कर सकता था कि उसमें क्या वो पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं द टर्म यूज आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली। द टर्म यूज आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली मतलब ये है कि द टर्म यूज आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली कि जो चीजें आप लिख रहे हैं ना, उसमें जो पॉइंट्स है, जिस तरह एज का जिक्र आ गया, जिस तरह एजुकेशन का जिक्र आ गया, जिस तरह इनकम का जिक्र आ गया, तो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। मतलब ये है कि बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो एक क्वेश्चन में नहीं आते। ठीक है, तो उस एक क्वेश्चन के साथ साथ आप दूसरे क्वेश्चन को भी लिख लेके उस बंदे को अंडरस्टैंड कर सके कि ये क्या मुझसे पूछ रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर एक क्वेश्चन नहीं तो दूसरे क्वेश्चन में, तो ये वो बता रहे हैं। पेज नंबर 4, द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, ऑर्डर की बात आ गई कि आप उसको क्या करें, अरेंज करें, एक ऑर्डर में करें। वही बात जो वहां पे ऑर्डर, द क्वेश्चन मस्ट बी इन ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपके पास है। ये कहते हैं कि द क्वेश्चन शुड बी इन लॉजिकल मैनर। लॉजिकल मैनर मींस यहाँ पे लॉजिकल का मतलब ये है कि जो आपकी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स समझ आ रहे हैं नहीं? तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि लेट सपोज आप सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम में आपके पास फार्मर से कितना इनकम आया है, फार्मिंग से कितना आया है, बिजनेस से कितना आया है। ये अभी जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं ना, ये कि लॉजिकल मतलब ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मिल जाता है। उसमें लॉजिकल ये हो कि एक क्वेश्चन आप पूछते हैं तो फिर सेकंड क्वेश्चन आप उसके हिसाब से, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन आपके इस हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर कहते हैं क्वेश्चन शुड बी एनालिटिकल फॉर्म। एनालिटिकल क्वेश्चन जानते हैं? तो एनालिटिकल क्वेश्चन जानते हैं? एनालिटिकल, व्हाट इज मीन बाय एनालिटिकल क्वेश्चन? ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ईटीएस वगैरह, इसमें इस तरह आ जाते हैं ईटा वगैरह में कि ए और बी जो है आपस में फ्रेंड है, और ए का सी के साथ उसका ये ताल्लुक है और सी का डी के साथ ये ताल्लुक है, तो ए और इसका ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि इन द एंड लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि इन द एंड आपके पास उसका रिलेशनशिप, आपके पास क्या करते हैं, एक बड़े से क्वेश्चन को आप उसको में लॉजिक या लॉजिक के साथ साथ उसको एनालिटिकली फ्रेमवर्क में वो करते हैं, एनालिटिकल फ्रेमवर्क। तो रिसर्च के अंदर एक चीज आ जाती है एनालिटिकल फ्रेमवर्क। एक होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक होता है मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, एक होता है एनालिटिकल फ्रेमवर्क। एक होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये है कि आपका क्वेश्चन, आपका रिसर्च किस थ्योरी के साथ लिंक करता है, वो थ्योरी आप रिप्रेजेंट करें, लिंक उसको देंगे। समझ आ रहा है? लेट्स सपोज आप मैनेजमेंट साइंस या आप हेल्थ इकोनॉमिक्स या हेल्थ रिलेटेड से आप बात कर रहे हैं, तो हेल्थ मैनेजमेंट के साथ उसको लिंक करेंगे कि किस थ्योरी के साथ आपका रिसर्च लिंक करता है। ये थ्योरेटिकल है। दूसरा है मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क ये है कि मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आप एक इक्वेशन प्रूव करते हैं कि मतलब आपकी ये थ्योरी थी, उसमें ये वेरिएबल थे, वेरिएबल को आपने इक्वेशन फॉर्म में कर दिया और इक्वेशन फॉर्म से फिर मॉडल फॉर्म में, और मॉडल से फिर आपका ये बन गया। ठीक है, तो आपका थ्योरी, वेरिएबल्स, और फिर उसको थ्योरी से वेरिएबल्स, और वेरिएबल से फिर मैथमेटिकल फॉर्म, और मैथमेटिकल फॉर्म से फिर इकोनॉमेट्रिक या स्टैटिस्टिकल मॉडल, और फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं कि कंप्लीट उसमें एक रिदम हो, तो सीक्वेंस हो। नंबर 3 जो है एनालिटिकल फ्रेमवर्क। एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या बताता है? एनालिटिकल फ्रेमवर्क ये है कि बाज़ औक़ात एक स्केच बनाते हैं, यहाँ पे तो बोर्ड नहीं है, स्केच बना देते हैं, स्केच कि लेट सपोज आपके स्टडी में डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो आप कहते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल एरो आप उसको करते हो, एरो करते हैं कि ये इस पे भी डिपेंड करते हैं, इस पे भी डिपेंड करते हैं, इस पे भी डिपेंड करते हो। यहाँ पे एक मेडिएटर वेरिएबल
मैनेजमेंट साइंस में एक चीज आता है मीडिएटर वेरिएबल, मीडिएट वेरिएबल, कि चलो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पे डिपेंड तो करते हैं, एक डिपेंडेंट है और 4 इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसके अंदर एक मीडिएटर वेरिएबल भी होता है कि एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, उसका भी इफेक्ट होता है। तो हम बाय डिफॉल्ट उसको क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट उसको हम मॉडल में एंटर कर देते हैं उस मीडिएटर वेरिएबल को। समझ आ रहा है कि नहीं? कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा होगी तो उसकी बच्चों की एजुकेशन भी ज्यादा होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक साइड पे आपकी पेरेंट्स की एजुकेशन है, दूसरी साइड पे उसकी चिल्ड्रन एजुकेशन है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आ है। इसमें एक और रोल अप्लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम। कि चलो पेरेंट्स एजुकेटेड है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए होना चाहिए कि चिल्ड्रन भी उसकी एजुकेटेड हो, लेकिन अगर पेरेंट्स एजुकेटेड है और उसके पास पैसे नहीं है तो फिर भी लाज़िम बात नहीं है कि उसकी चिल्ड्रन एजुकेटेड। तो ये इनकम उसके अंदर एक मीडिएटर वेरिएबल है। समझ आ रहा है कि नहीं? कि इन दोनों के ताल्लुक को वो खराब भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकता है। हाँ, तो उसको मीडिएटर वेरिएबल कहते हैं। तो एनालिटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि इसमें आपको एक फ्रेमवर्क बनाए, रिसर्च का एक डिजाइन, एक स्ट्रक्चर बनाए कि इसमें आप बताएं कि ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन से और वेरिएबल इसके सराउंडिंग है जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग उसको हमने एज्यूम किया है कि एक साइड पे कर दिए या उसको हम इंक्लूड करते हैं मान। तो इसको एनालिटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? ये जब आप रिसर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एनालिटिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है। बोर्ड नहीं है कि वो, अदरवाइज मैं यहाँ पे बना लेता कि किस तरह एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनता है। क्लास के में मैं आपको फिर बता देता हूँ क्या है। तो एक ये है कि क्वेश्चन शुड बी इन एनालिटिकल फॉर्म। कि एनालिटिकल फॉर्म में मतलब ये है कि जो एनालिटिकल फ्रेमवर्क आप थीसिस में बना रहे हैं रिसर्च में, वो आपके क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शुड बी ब्रोकन इनटू फिल्टर क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शुड बी ब्रोकन इनटू फिल्टर क्वेश्चन। बड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप छोटे छोटे करें। मैंने आपको बता दिया इनकम के बारे में आप पूछ रहे हैं, इनकम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आपको सही डेटा नहीं बता रहा, तो फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया कि सोर्स ऑफ इनकम पूछ ले, फिर सोर्स ऑफ इनकम में उससे उसका पेशा पूछे कि आपका प्रोफेशन क्या है, फिर आप उसको कहते हैं कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं। लेट्स सपोज अगर वो कहते हैं कि मैं सर्वेंट हूँ, तो कहाँ पे जॉब करते हैं, फिर कहते हैं कि इस एरिया में जॉब करते हैं, अच्छा फिर आपकी इनकम क्या है। क्लियर नहीं? तो अब व्हाट इज योर इनकम, इस क्वेश्चन से फिर 4-5 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से हम छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें इजी हो जाएगा कि वो बंदा जो है इजी फील करेगा आपको आंसर देने में। कि अगर एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ ले तो वो फिर आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, आंसर नहीं बताएगा। समझ आ रही है? ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि बास क्वेश्चन या बास प्रॉब्लम या बास आपका जो वेरिएबल है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल को आप छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं। समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है complex question should be broken into filter question. The question, अच्छा filter question का मतलब ये भी है कि let's suppose मैंने सोर्स ऑफ इनकम पूछ लिया, समझ आ रही है, लेकिन फिर मैंने उसको बताया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी प्रोफेशन क्या है, लेवल क्या है आपका, ये 3 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए और फिर मैं आपको कहता हूँ कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो मेरा इंटरेस्ट इस मंथली इनकम में है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे उसके साथ पूछ लिए, तो फिल्टर मतलब उस 4 क्वेश्चन में फिल्टर हो गया मेरा एक क्वेश्चन जो मेरे वेरिएबल को ऐड करता है, वो है मंथली इनकम। समझ में जिसका मतलब ये है। अच्छा फिर कहते हैं कि द क्वेश्चन शुड बी डिस्क्राइब प्रिसाइजली एंड करेक्टली। ये तो सिंपल बात है कि प्रिसाइजली मतलब ये है कि सिंपल हो और प्रिसाइज हो कि मतलब शार्ट, अगर बंदा जल्दी अंडरस्टैंड करो जल्दी आपको आंसर दे, इस पे सोच ज्यादा ना हो। अगर हर एक क्वेश्चन आप इस तरह कॉम्प्लिकेटेड आप दे दे उसमें वो सोचता है तो दूसरे क्वेश्चन में मतलब फिर के वेल जमा को है खराब होता है क्या। क्लियर है कि नहीं? इस तरह नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चनियर should be constructed for a specific period of time. लाजवाब बात है। लेट्स सपोज मैंने 2018 में सर्वे किया है, मैंने क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन या इनकम या कास्ट ये जो भी मैंने आपको सैंपल बता दिया, उसमें मुझे एक बंदा कहता है कि मैंने इस पे इतना कास्ट आया है, तो वो 2018 का है लेट्स सपोज,
और 2023 में प्राइसेस कितने इंक्रीज होंगे, बिल्स के कितने प्राइसेस, इनकम कितना हो गया है, हो सकता है उसका इनकम भी इंक्रीज हुआ हो, तो अब वो सिचुएशन चेंज होंगी। तो अगर ये स्टडी डिफरेंशिएट करता है, याद रखें वो स्टडी जो मतलब आप एक टाइम में करते हैं फिर उस पे टाइम गुजर जाता है, उसको टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। कि मतलब एक टाइम में सपोज आप प्राइसेस चेक करते हैं कि मुल्क के अंदर प्राइसेस क्या है, ऑयल की प्राइसेस, गोल्ड की प्राइसेस, तो 2022 में अलग सिचुएशन था, 2022 में 21 में अलग सिचुएशन था। तो ये टाइम के साथ उसमें फ्लक्चुएशन आता है, तो उसकी फ्लक्चुएशन आने से आपके जो वेरिएबल्स है उसका डेटा डिफरेंट होगा। सिंपल बात है ना। तो ये कहते हैं कि क्वेश्चनियर जब आप लिखेंगे ना, तो क्वेश्चनियर जब हम लिखते हैं या सर्वे लिखते हैं तो सर्वे के नीचे एक लाइन लिखते हैं और फिर कहते हैं सोर्स ऑन डेटा 2022, मतलब सोर्स ऑन डेटा है, मैंने खुद क्लिक किया है और 2022 का ये डेटा है। तो ये बुक में भी अक्सर इस तरह होता है, अगर आप चेक करें तो उसमें ये सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे को देखें, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, तो वो आपको ईयर या टाइम बता देते हैं कि मतलब मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि 80,000 पर तोला वो था गोल्ड का, तो ईयर तो कौन सा था, लेट्स सपोज 2018 था, तो 2023 में तो वो 2 लाख से ऊपर है। समझ में बात आ रही है। तो ये डेटा, तो इसलिए ये इसने बताया कि ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। द क्वेश्चन शुड बी मूविंग अराउंड द थीम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर मींस जो चीज आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जो चीज इस रिसर्च के अंदर आप फाइंड आउट करते हैं, जो मॉडल आपको रिजल्ट दे रहा है, वो आपका क्वेश्चन है, उसके गिर्द घूमेगा। आपके क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, मींस कि आपकी वेरिएबल्स है, उसी वेरिएबल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। जो मेन पर्पस है आपका थीसिस का, जो आपका स्टडी एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन घूमेंगे, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आप पूछेंगे। समझ आ रही है? फिर क्या कहते हैं, द आंसर शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाला जो होता है ये अक्सर ज्यादा काम आता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपको बताया था ना, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन में हर एक बंदा अपना राय देता है, तो उसको पढ़ना, फिर उसको रीड करना, उससे कुछ उसको कंप्राइज करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, उस पर सोचने की जरूरत नहीं होती, तो वो इजीली टेक करते हैं वो। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। कैलकुलेट सपोज में कहते हो आपकी इनकम क्या है, तो 10,000 है कि 20,000 है कि 25,000 है कि 40,000 है, तो आप उस पर एक पे टिक कर लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपकी इनकम क्या है और वो लिखता है कि मेरा इनकम ये है लेकिन मेरा ये भी काम करता हूँ ये भी, तो उसको आप एक्सप्लेन करें तो वो पूरा कहानी लिखेगा। समझ आ रही है? तो ये इसका मतलब ये है कि द आंसर शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। दीज आंसर शुड बी एक्यूरेट होने चाहिए। द आंसर शुड बी डायरेक्ट वन। डायरेक्ट तो डायरेक्ट मींस कि आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन में डायरेक्ट होंगे कि ये ऑप्शन है, इसमें चेक करो, चूज करो इसमें। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। फिर कहते हैं कि द आंसर शुड बी रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। समझ आ रहा है कि जिस चीज को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस चीज को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो आपका रिसर्च का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, समझ आ रहा है कि नहीं, उससे रिलेवेंट हो। द आंसर शुड बी अंडरस्टूड able to everyone of the student। मतलब ये है कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, what are the qualities of a good questionnaire? A good questionnaire should have a clear objective। उसकी समझ आ गई उस पॉइंट से? सिंपल है ना, इसमें इतना वो नहीं है। तो अब आपका काम क्या है, कभी बीच में जवाब आएंगे ना, तो आप एक क्वेश्चनियर डिजाइन करें। ठीक है, समझ आ रही है? जिसके पास प्रिंट का सोर्स है, मतलब जो जॉब वाले हैं जो है, वो उसके प्रिंट भी निकाल दे तो पता चल जाएगा, और जिसके नहीं है मतलब वो कहते हैं कि मैं वो नहीं कर सकता, तो अपनी रजिस्टर या उसमें क्वेश्चनियर बना हेल्प की मिसाली, ये 1-2-3 पेजेस पे बना बाय हैंड लिख ले अगर उसके पास। लेकिन कंप्यूटर पे लिखना आपके पास एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ये टेबल बनाना, ये स्पेस देना, ये ठीक है ना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह बनाना। तो आप बना दें और 1 2 3 ऑप्शन लिखना, ये तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। समझ आ रही है? ये आपका एक ये टॉपिक आपने नहीं चूज कर सकते, टॉपिक अपनी मर्जी से चूज कर सकते। हाँ, जो आपको क्वेश्चन इजी लगे, मतलब आप किसी और क्वेश्चन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको दोबारा लिख ले या उसमें अपनी हिसाब से क्वेश्चन डाल दो। समझ आ रही है? तो इस तरह करना चाहते हैं
या सैंपल डिजाइन क्वेश्चनियर का बना ले। लेट सपोज आप कहते हैं कि फर्जी एक टाइप वो ले ले, मैंने तो बताया था जिसके पास आपका तो डिसाइड हुआ है उस पे क्वेश्चनियर बना ले, ठीक है। इसमें क्वेश्चनियर बना ले और जिया रहमान साहब ने दिया है वो भी क्वेश्चनियर बना ले, आपका तो टॉपिक फाइनल हुआ है, समझ आ रही है रिसर्च का, तो आप उसके हिसाब से करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन which is easy to understand and answer essential to get accurate and good results. When preparing questionnaire of your research survey, following qualities and characteristics should be focused upon. Now, what need to be made? Having a clear picture and understanding of what data need to be collected contributes to the quality of data collection. इससे जो पहले जो मैंने क्वेश्चनियर आपको बताया था, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है क्वेश्चनियर सैंपल का, तो उसमें उसने एक क्वेश्चन लिखा था कि व्हाट इज योर मंथली कॉस्ट ऑन एनर्जी सोर्सेज डैश 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 इन रुपीस, समझ आ रही है? तो अगर आप उसमें लिखते इन रुपीस मींस यूनिट ऑफ अकाउंट, ये क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट, इकाई है, मेजर करने का एक इकाई है। आप रुपीस को लेते हैं, मैंने वहां पे डॉलर नहीं लिखा, समझ आ रही है? तो जिस चीज को आप क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको ऑटोमेटिकली ये भी पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल जो मेरा वेरिएबल है जो मेरे स्टडी में काम आएगा, इसको मैंने किस तरह क्वांटिफाई करना, तो उससे पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल क्वांटिटेटिव। स्टार्ट में मैं आपको बता था कि ये कैटेगोरिकल भी, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है और ये क्वांटिटेटिव बता रहा था ना कि लेट्स सपोज मेरिट स्टेटस है, तो उसमें ये ऑप्शन आएंगे कि मेरिट है कि सिंगल है, तो मेरिट और सिंगल ये दो ऑप्शन आ गए, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है, क्वालिटेटिव वेरिएबल, समझ आ रही है? तो आपको पता उसी टाइम क्वेश्चनियर में पता चल जाएगा कि ये इस चीज को मैंने किस तरह मेजर करना है। तो इसका ये है कि नाउ व्हाट नीड टू बी मेजर्ड, इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया कि अच्छी से अच्छी टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे रिसर्च के लिए, लेकिन जब तक उसकी मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, आपको ये समझ नहीं आता कि इसको मैं मेजर किस तरह करूंगा, इसका तरीकेकार क्या होगा, समझ आ रही है? कि किस एंगल को मैं कहां पे पुट करूंगा और उसको किस तरह मेजर करूंगा। तो जब मेजरमेंट का तरीका आ जाता है तो यहाँ पर फिर काम, अगर उसको आप मेजर नहीं कर सकते, आपने रिसर्च भी किया, सर्वे भी, डेटा भी कलेक्ट किया और फिर आपको पता नहीं है कि मॉडल में इसको मैं फिट किस तरह करूंगा, इस डेटा या इस वेरिएबल को मैं मेजर किस तरह करूंगा, मुझे ये तरीका नहीं, तो आप कभी भी उसकी इंटरप्रिटेशन या उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक आपको मेजरमेंट का वो उसको पता ना, प्रोसेस का पता ना, समझ आ रही है मेरी बात? नहीं ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हैविंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेटा नीड टू बी कलेक्टेड। पहले तो ये है कि डेटा कौन सा आपने कलेक्ट करना है। मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में आपके पास 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके उसकी काम के नहीं होंगे, समझ आ रही है? लेकिन ऐसा ना हो कि आप इधर उधर के क्वेश्चन डाल दें उसमें, लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन है, जो मेन वेरिएबल को हिट करता है, उसको आप एक्सक्लूड करें, उसको एक्सक्लूड ना, मतलब अगर वो एक्सक्लूड कर दिया तो उसका डेटा आपने मिस कर दिया, समझ आ रही है? ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी ऑफ डेटा कलेक्शन। ये फिर डेटा कलेक्शन की क्वालिटी होगी कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में मुझे किस चीज का डेटा चाहिए, समझ आ रही है? फिर कहते हैं अंडरस्टैंड हाउ टू word/frame question. Word should be neutral and should not be leading. Whatever your opinion may be, all opinion should never be reflected in the question. मैंने आपको बता दिया ना कि यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन काम आते हैं। आप अपनी तरफ से उसमें एडिशन नहीं कर सकते कि आप अपनी तरफ से उसमें लगे रहे कि आप अपना ओपिनियन बता दें। हाँ ठीक है, सजेशन रिकमेंडेशन जो आखिर में उसमें पार्ट था कि आपकी थिंकिंग क्या है, क्या आप सोच रहे हैं, आपकी क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं उसके बारे में आपने आंसर देना। अक्सर ये टीवी टॉकिंग शो में अक्सर इस पे ये एंकर गुस्सा हो जाते हैं ना कि मैं क्वेश्चन आपसे एक और पूछ रहा हूँ, आप उसका दूसरा, तो उसके पास उसका आंसर मौजूद नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन एक पूछ रहे वो कोई और कहानी सुना देते हैं। इस तरह करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस तरह नहीं, वो क्या होता है, वो क्वेश्चन आपका वो हो जाता है, मिसलीड हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल नहीं जाता, समझ आ रही है? तो ये आपके पास क्या है कि दिस इज डन बोथ intentionally and unintentionally but should be taken care of। ठीक है,
ठीक है, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपने अगर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये काम आप करते हैं कि जो आपके रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है उसको आप डाल देते हैं, या उन कंफर्मेशन जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उस पे वो ऑप्शन नहीं है, तो वो आप उसमें टेक्निक उस ऑप्शन में टिक करेंगे। उसके बाद उससे बार बार ऑप्शन टिक करेंगे तो वो तो आपको आंसर नहीं, आपका आंसर तो गलत होगा। समझ आ रही है? बाज़ औक़ात इस तरह करते हैं ना, ये जो हम टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें उसका आंसर मौजूद नहीं होता। ज्यादातर मैथमेटिकल क्वेश्चन में इस तरह होता है। मैथमेटिकल क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप कोई इक्वेशन है और उसको वो सॉल्व करें, उसका आंसर फिर आ गया कि लेट्स सपोज 40 है, 80 है, उसका आंसर 90 है, और आपको उसने तीन ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उस एक्चुअली उस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर दिया और से 120 आता है और वो उसके ऑप्शन में नहीं है। समझ आ रही है? तो ये तो गलत हो गया ना कि आप उसको 120 समझ आ रही है? तो फिर क्या करते हैं, नियर बाई कि उस क्वेश्चन से जो आंसर आया है उसके करीब करीब आपने फिर चूज करना है। इसमें ये भी होता है। ठीक है, बाज़ लोग कहते हैं मेरा टेस्ट बहुत अच्छा किया था लेकिन इसमें ये उसका मैं फेल हूँ या मेरा नंबर कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात इस तरह भी करता है कि प्रॉपर एक्यूरेट उसका आंसर मौजूद नहीं होता, लेकिन उसके करीब करीब जो आंसर होता है वो मौजूद होता है। समझ आ रही है नहीं? ना खत्म शो उसको दिस की रिश्ता करना बस